आदरणीय श्री आकाश आनंद जी को मैं आग्रह करता हूं कि वो अपने शब्दों से जनसभा को संबोधित करने का काम करें। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनेलो बसपा गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनेलो बसपा गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनेलो बसपा गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री ओम प्रकाश चौटाला जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री अभय सिंह चौटाला जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गोपाल सिंह राणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गोपाल सिंह राणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय आकाश आनंद जी। जय भीम। साथियों, यहाँ पर कितने लोग चाहते हैं कि आप गोपाल जी को जिताकर विधानसभा भेजेंगे? सारे। अब आप सब गोपाल जी को बहुत लंबे समय से जानते हैं, बराबर? देखिए, गोपाल जी पार्टी के बहुत बड़े, बहुत ही निष्ठावान और बहुत ही डिसिप्लिन नेता में से एक है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जितने सारे यहाँ पे आज बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो भी उन्हीं की तरह पार्टी के बहुत डिसिप्लिन वर्कर हैं। मैं आप सभी से दरखास्त करूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पार्टी चलती आई है उसी तरीके से इस सभा को हम आगे कैरी करें। तो मैं दरखास्त करूंगा, हमारे जितने भी समर्थक हैं, जितने भी सुनने आए हैं, सब साथी लोग यहाँ पे अंदर की तरफ आ जाएं। आप सब जो उधर दरवाजे के पास खड़े हैं, आप सब इधर आ जाएं, आप सब अंदर आ जाएं, आ जाइए। और जो हमारे मीडिया बंधु हैं, या तो आप बीच में आ जाएं ताकि यहाँ पे हमारे जितने भी साथी लोग हैं वो देख सके और सुन सके, या आप लोग नीचे की तरफ बैठ लें। ठीक, आइए, आप सबसे दरख्वास्त है कि आप या तो बीच में आ जाएं ताकि पीछे के लोग देख सकें और सुन सकें। आप सबको रिस्पेक्ट दें, वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं। आप सब प्लीज जगह दें, प्लीज। आप सब सेंटर में आ जाएं ताकि सब लोग देख सकें। और जो मंच पे सब एक्स्ट्रा लोग हैं वो सब इधर चेयर पकड़ लें, एक एक चेयर लेके बैठ लें। जो मंच पे भी एक्स्ट्रा है वो चेयर लेके बैठ लें। आज आप सब, हमारी जितनी भी माताएं बहनें जो मौजूद हैं, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी युवा साथी जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आज हम सबको यहाँ सुनने आए, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथ ही आज इस विशाल चुनावी जनसभा को सफल बनाने के लिए हमारे बहुजन समाज पार्टी के और इंडियन नेशनल लोकदल के सभी पदाधिकारी एवं नेतागण और हमारे सबसे महत्वपूर्ण, हमारे मूवमेंट की जान, हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत करी है इस जनसभा को सफल बनाने में, आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इससे पहले मैं आप लोगों के बीच में अपनी बातें रखूं, मैं हमारे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार राम स्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। साथ ही बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री एवं पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी का भी पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, मैं हमारे अलायंस पार्टनर इंडियन नेशनल लोकदल के संस्थापक एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री चौधरी देवीलाल जी को भी तहे दिल से नमन करता हूं। साथ ही साथ इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश चौटाला जी और इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव और हमारे गठबंधन की ओर से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार श्री अभय सिंह चौटाला जी का भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों,
साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक सब कास्ट कैटेगराइजेशन के बारे में जजमेंट पास किया था। अगर आप लोगों के इसके बारे में नहीं पता तो मैं आप लोगों से दरखास्त करूंगा कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हम सबको आगाह भी किया है और इसी से रिलेटेड हम सब ने, बहुजन समाज पार्टी ने भारत बंद भी किया था कुछ दिन पहले। ये जो जजमेंट पास हुआ है इसको मैं आप लोगों को समक्ष में बताना चाहूंगा। साथियों, अब राज्य की सरकारें SC ST के अंतर्गत अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपनी मर्जी से किसी भी SC ST जाति को आरक्षण का लाभ दे सकती है और अपनी ही मर्जी से उससे आरक्षण का लाभ छीन सकती है। साथियों, ये कहकर कि भाई ये जातियां पैसे से संपन्न हो चुकी है तो इनको आरक्षण की जरूरत नहीं। अब आप बताइए साथियों, आप सब आरक्षण के मुद्दों को समझते हैं, आरक्षण की मूल भावना समझते हैं। हम सब जानते हैं कि आरक्षण की मूल भावना प्रतिनिधित्व की है, समाज को आगे बढ़ाने की है एक साथ। लेकिन ये लोग बार बार ऐसी जजमेंट पास कर इसको गरीबी हटाओ गरीबी मिटाओ जैसी योजना बनाने की कोशिश करते हैं। साथियों, भाजपा और कांग्रेस ने सोची समझी साजिश के तहत ये जजमेंट पास कराया। देश में से आरक्षण को खत्म करने के लिए इन्होंने ये पहला कदम लिया है। आदरणीय बहन जी ने इस फैसले पे सवाल उठाया और पूछा कि क्या जिन्हें आरक्षण का लाभ मिला है, क्या आज वो उनकी सामाजिक स्थिति इतनी बेहतर हो गई है, क्या उनके साथ क्या भेदभाव खत्म हो गया है। यहाँ बैठे हमारे सब बिरादरी के साथी लोग हैं, आप सबके दोस्त यार, आपके सब साथी SC ST जाति से भी आते हैं, हमारे SC ST जाति के साथी लोग हैं। आप बताइए, क्या आप लोगों के साथ भेदभाव खत्म हो चुका है? बताइए, क्या आप लोगों को वो सम्मान मिलने लगा? उसी क्रम में साथियों, जिस तरीके से आप लोग समझते हैं कि हमें आज तक वो सम्मान नहीं मिल पाया, अभी इसमें बहुत लंबा समय लगेगा, हमें इस पे बहुत काम करना पड़ेगा। हमें सब लोगों को एक साथ लाकर उन्हें समझाना पड़ेगा कि क्यों SC ST जातियां पिछड़ी रह गई हैं। साथियों, ये ऐसी समाज को बांटने के लिए इन्होंने शुरुआत की है। जब आप एक समाज से आरक्षण ले सकते हो और दे सकते हो तो वो क्या आपस में गुट बनाने की कोशिश करेंगे, बांटने की कोशिश करेंगे, आपस में झगड़ा कराने की कोशिश करेंगे। साथियों, ऐसी समाज की आजादी छीनने की शुरुआत है, ये संविधान को बदलने की शुरुआत है। आज ये आरक्षण है, कल आपकी आजादी छीन लेंगे। ये एक बहुत सोची समझी साजिश है। साथियों, संविधान बचाने के नाम पर भाजपा और कांग्रेस मिलकर संविधान को बदलकर हमारे आरक्षण को खत्म करने की कोशिश कर रही है। आदरणीय बहन जी ने कहा है कि अगर ये भाजपा का NDA और कांग्रेस का इंडी अलायंस वाली पार्टियां, जिसमें ये समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी जैसे लोग शामिल हैं, अगर ये लोग हमारे SC ST समाज के आरक्षण के इतने बड़े हितैषी हैं तो ये सब मिलकर पार्लियामेंट के जरिए रिजर्वेशन एक्ट को संविधान की 9वीं सूची में डालकर उसको हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित कर दें। परंतु मैं जानता हूं कि साथियों, ये लोग कभी भी आपके आरक्षण को 9वीं सूची में नहीं डालेंगे। ये चाहे तो कर सकते हैं परंतु ये नहीं करेंगे। साथियों, इसी क्रम में जब ये जजमेंट आया तो इसको ध्यान में रखते हुए आदरणीय बहन जी ने और बहुजन समाज पार्टी की ये भी एक नई पहल है कि भाई आज के बाद से हमारी मांग जुडिशरी में भी रिजर्वेशन की होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि जुडिशरी में भी रिजर्वेशन हो ताकि आगे कोई ऐसे जजमेंट पास ना हो जिससे हमारे SC ST समाज के आरक्षण या उनके हितों के लिए उनके हितों से कोई खिलवाड़ कर सके। साथियों, जब बात आरक्षण की होती है तो पिछले लोकसभा चुनाव में अभी 6 महीने भी नहीं हुए, ये राहुल गांधी जी, कांग्रेस के लोग संविधान की किताब दिखाकर आपको बोलते रहे, SC ST समाज से बोलते रहे कि भाई हम तुम्हारे संविधान के लिए लड़ रहे हैं, तुम हमें वोट दो, हम तुम्हारे आरक्षण को बचाएंगे। परंतु जब ये जजमेंट पास हुआ तो आप जानते हैं राहुल गांधी जी ने क्या स्टैंड दिया? कुछ नहीं, मुंह पे चुप्पी साधे विदेश भाग गए और पीछे से खरगे जी को आगे कर दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खरगे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने स्टेटमेंट पास करी कि भाई आरक्षण तो पंडित नेहरू जी और गांधी जी की देन है। भाई ये समझते हैं कि भाई संविधान में आरक्षण बाबा साहब ने नहीं दिया, ये कहते हैं पंडित नेहरू जी और गांधी जी ने दिया है हमारे समाज को आरक्षण। अब राहुल गांधी जी तो चुप बैठे, विदेश पहुंच गए,
वहां पे किसी ने उनसे सवाल कर लिया कि भाई आप बताइए रिजर्वेशन पे ये जो जजमेंट आया उसका क्या है, तो वो वहीं पे जजमेंट अपने स्टैंड क्लियर करके बोलते हैं भाई जिस दिन हमारा अच्छा समय आएगा उस दिन हम संविधान से आरक्षण खत्म कर देंगे। अब आप बताइए, ये आदमी जो गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ला-मोहल्ला घूम के आप लोगों को बता रहा था कि मैं आपके आरक्षण को बचाऊंगा, आपके संविधान को बचाऊंगा, उसे पहला मौका मिलता है, उसी में बोल देता है कि जिस दिन मेरा अच्छा समय आएगा, कांग्रेस पार्टी का अच्छा समय आएगा, हम आरक्षण खत्म कर देंगे। अब आप ही बताइए, क्या कांग्रेस को हक है? आप लोग मानते हैं कि कांग्रेस को वापस आना चाहिए अपने हरियाणा में? नहीं। आपको लगता है क्या कांग्रेस पार्टी आपके समाज के हित में काम करेगी? नहीं। साथियों, ये हित तो दूर की बात है, यहां पर आप लोगों ने सुना होगा श्री कुमारी शैलजा जी के बारे में किस तरीके से गंदे गंदे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हरियाणा की इतनी बड़ी दलित नेता है वो, हम उनका पूरा आदर सम्मान करते हैं, परंतु कुमारी शैलजा जी ने अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी में दिया। 40 साल से ज्यादा उन्होंने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया, परंतु कांग्रेस पार्टी ने पलट के क्या किया? उनके खिलाफ जब आज मौका बनता है, आज हम हरियाणा प्रदेश में ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि हम एक दलित नेता को एक उच्च स्तर पे भेज सकते हैं, तो वो क्या जातिवादी टिप्पणियां उन पे शुरू कर देते हैं, उनको पीछे करने का काम शुरू कर देते हैं। साथियों, कांग्रेस पार्टी में दलित या पिछड़ा समाज कितना भी काम कर ले, उनको कितना भी मजबूत कर दे, परंतु ये लोग आपको वो सम्मान नहीं दे सकते, वो सम्मान नहीं दे सकते जो यहां आपके घर में आपकी बहुजन समाज पार्टी और इनेलो की पार्टी दे सकती है। साथियों, हम ये लाइनें दोहरा रहे हैं और हम आपसे चाहेंगे कि ये लाइनें आप भी जाके गांव-गांव में दोहराइएगा। राहुल गांधी जी, हुड्डा जी और कांग्रेस पार्टी बाबा साहब विरोधी थे, बाबा साहब विरोधी हैं और बाबा साहब विरोधी रहेंगे। राहुल गांधी जी, हुड्डा जी और कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी और आरक्षण विरोधी थे, दलित विरोधी और आरक्षण विरोधी हैं और दलित विरोधी और आरक्षण विरोधी रहेंगे। साथियों, राहुल गांधी जी जैसे नेता जो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, आप सबको इस मंच के माध्यम से मैं चेतावनी देता हूं कि संविधान हमारी पहचान है और आरक्षण हमारी आजादी आप जैसे नेताओं को छीनने नहीं देंगे, छीनने नहीं देंगे। श्री अभय सिंह चौटाला जी। साथियों, अब विधानसभा आम चुनाव चल रहा है, कांग्रेस पार्टी का तो कोई सवाल ही नहीं होता कि उनका यहां पे कोई वजूद हो। वो लोग एक नंबर के धोखेबाज रहे, उन्होंने हमारे समाज के साथ कितना गलत किया वो मैंने आप सबको बताया। साथियों, परंतु भाजपा के लोग भी आप लोगों के बीच में आकर आपको फुसलाने का काम करेंगे, आपको भ्रमित करने का काम करेंगे, परंतु आपको उनसे सिर्फ 3 मुद्दों पे सवाल करने हैं, 3 क्षेत्रों में सवाल करने हैं कि भाई पिछले 10 साल से तुम सत्ता में थे, तुमने हमारे शिक्षा के लिए क्या किया, हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या किया, हमारे बच्चों के रोजगार के लिए क्या किया, और हमारे यहाँ पे जो घर में खाना बनता है, यहाँ जो हमें आने जाने में खर्चा पड़ता है, यहाँ आसमान छूती हुई महंगाई को कम करने के लिए क्या किया। साथियों, मैं इनसे कभी भी जाति और बिरादरी के नाम पर, कभी भी धर्म के आधार पर इनसे आपको सवाल करने को नहीं कहूंगा, क्योंकि ये सत्ता में रहे हैं, इनका काम सब समाज को मदद करने का है, सब समाज के लिए काम करने का है। तो आप इनसे शिक्षा, रोजगार और महंगाई के मामलों में सवाल करें। साथियों, अगर हम शिक्षा की बात करें तो भाजपा पिछले 10 साल से यहां पर है और इन्होंने पिछले 10 सालों में 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद करने का काम किया। 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए। एक तरफ हमारे बच्चों की पढ़ने की संख्या बढ़ रही है, दूसरी तरफ ये स्कूल कम बंद करते जा रहे हैं। इतना ही नहीं साथियों, हरियाणा प्रदेश में 2000 से ज्यादा सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, जिनमें से आधों से ज्यादा स्कूलों में तो पढ़ाने के लिए टीचर्स ही नहीं है, प्रिंसिपल ही नहीं है। हमारे यहाँ पे हमारे इनेलो के एक साथी हैं, कल जिनसे हम मिले थे, उन्होंने बताया कि भाई उनके गांव में जो प्राइमरी स्कूल है वहां पे उन्होंने इस चीज के लिए आवाज उठाई थी कि भाई टीचर नहीं है, हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे। तो वहां का जो प्रिंसिपल बोलता है कि भाई यहाँ पे बाहर चपरासी साहब बैठे हैं, उन्हें बोल देता हूं, वो पढ़ा लेंगे। अब आप बताइए, ये उनका रवैया है हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो आप बताइए कि क्या
ऐसी सरकार को आप दोबारा दोहराएंगे जो हमारे बच्चों की पढ़ाई के साथ ऐसा खिलवाड़ करेंगे? बताइए साथियों, करेंगे? साथियों, इतना ही नहीं, वो तो हमारे बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, और जो किसी तरह बच्चे पढ़ लिख कर आगे यूनिवर्सिटी और कॉलेज पहुंच जाते हैं तो उनको सरकार की ओर से SC ST समाज के जो लोग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको स्कॉलरशिप का पैसा मिलता है जिससे वो पढ़ पाए। परंतु इन्होंने 2017 से वो स्कॉलरशिप का पैसा भी रोक रखा है। ये भी आप जाकर गांव-गांव में बताएं कि भाजपा के लोग जो हैं, बीजेपी जो पार्टी है, उसने हमारे बच्चों के स्कूल बंद करे, और जो बच्चे जहां पे स्कूल खुले हैं वहां पे टीचर नहीं दिए, और जहां पे कॉलेज पहुंच गए तो उनको पैसों से बांध दिया कि उनको पैसे नहीं दिए ताकि वो बेचारे पढ़ सके। साथियों, इन्होंने सिर्फ एक क्षेत्र में, शिक्षा के एक क्षेत्र में इन्होंने तरक्की करी है, वो है पेपर लीक करने में। आए दिन यहां पर कोई ऐसा नहीं जाता, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जहां पर जब आपको पेपर लीक खबरें नहीं आती। कोई भी सरकारी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं बचा जिसकी परीक्षा का पेपर ना लीक हुआ। अब साथियों, जानते हैं कि जब बच्चों के पेपर लीक होते हैं तो कितनी तकलीफ आती है। आपके बच्चे इतने दिन रात मेहनत करके वो परीक्षा की तैयारी करते हैं इस उम्मीद से कि मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा गांव बिरादरी में जाके। मेरा बाप भी जब चौपाल पे बैठेगा तो वो भी बड़े गर्व से बोलेगा कि भाई मेरा बेटा तो थानेदार लग गया, मेरा बेटा तो सिपाही लग गया। परंतु क्या होता है? नहीं, नौकरी नहीं देते, पेपर लीक कर देते और बहाना बना लेते कि भाई पेपर लीक हो गया तो हमने नौकरियां रद्द कर दी। अब बताइए, पढ़ाएंगे नहीं, लिखाएंगे नहीं, नौकरी नहीं देंगे, तो ऐसी पार्टी को क्या दोबारा दोहराएंगे? ऐसी पार्टी को दोबारा ना है। साथियों, एक तरफ ये भाजपा की सरकार जो ऐसे काम करती है, दूसरी तरफ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में जिस तरीके के काम हुए वो मैं आपको बताता हूं। आदरणीय बहन जी ने 12वीं तक की शिक्षा फ्री में देने का काम किया था हमारी बच्चियों को। 12वीं तक 7 लाख से ज्यादा बच्चों को पढ़ाने का काम किया बहन जी ने। उसके साथ साथ बहन जी ने अपने शासनकाल में 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनवाए थे, 24 पॉलिटेक्निक, 2 होम्योपैथिक, 2 पैरामेडिकल कॉलेजेस थे, 6 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज बनवाई थी, 200 से अधिक इंटर डिग्री कॉलेजेस, 100 से अधिक ITIs, 550 से ज्यादा हाई स्कूल और 5,500 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बनवाए थे। उसी तरह जब आप गोपाल जी को यहां से विधानसभा भेजेंगे ना तो वो वापस आके उतनी ही संख्या में यहां पर आपके बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंधन करेंगे, उनके लिए प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल्स खुलवाएंगे आपके क्षेत्र में। साथियों, अब मैं अपने युवा साथियों से बात करना चाहूंगा। यहां पे कितने बच्चे हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं? हाथ उठा के बताएं कि कितने बच्चे बेरोजगार हैं और पढ़े लिखे हैं? सब कॉलेज पर, सब जो यहाँ पे 12वीं और कॉलेज पास है, बताइए। पैरामेडिकल पास। साथियों, आपका ही नहीं, पूरे हरियाणा में 40% युवा आज बेरोजगार घूम रहा है। और साथियों, ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी का कोई मुद्दा है यहाँ पर कि वो यहाँ पे रोजगार नहीं है, काम नहीं है। आप जानते हैं कि सरकार के पास 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं। अगर वो चाहे तो यहाँ पर हमारे सभी युवाओं को 2 मिनट में रोजगार दे सके, वो 2 लाख पद भर दे और सबको रोजगार दे दे, परंतु वो ये रोजगार नहीं देते। आप जानते हैं जिन बच्चों को रोजगार, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जिनको कॉलेजेस में एक बार को रोजगार लग गया था, एक बार नौकरी लग भी गई थी, उन्हें कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब दी थी, उन्हें परमानेंट नहीं किया। 10 साल से कॉलेज के लेक्चरर जो बैठे हैं वो बेचारे परमानेंट होने की मांग कर रहे हैं पर आज तक परमानेंट नहीं किया। हमारे यहाँ पे जो क्लरिकल वर्कर्स हैं वो अपनी बेसिक पे को 35,000 रुपए की मांग कर रहे हैं, उनकी भी नहीं सुनी। साथियों, इन्होंने क्या किया है? ये सरकारी डिपार्टमेंट चलाने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ कौशल विकास जैसी योजनाएं चलाकर जो पक्की नौकरियां हैं उनको भी कच्चा करने का काम किया है। एक तरफ ये लोग हैं जो पक्की नौकरियों को भी कच्चा कर रहे हैं, जो सरकारी पद खाली पड़े उन्हें भरने का काम नहीं कर रहे और हमारे बच्चों को रोजगार नहीं दे रहे, उन्हें गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक तरफ इनेलो बसपा की सरकार है। साथियों, जैसे आदरणीय बहन जी ने यूपी में 90,000 से ज्यादा शिक्षकों को रोजगार दिया था, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को रोजगार दिया था, 2 लाख से अधिक पुलिस फोर्स में भर्ती करी और 30 लाख से ज्यादा सभी अपर कास्ट के समाज के हमारे भाई हैं जो युवा साथी हैं उनको विभिन्न सरकारी पदों पे नियुक्त करने का काम किया था। साथियों,
उसी तरीके से यहां पर हमारे सभी युवाओं को रोजगार देने का काम किया जाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है यहां पर जो हमारे प्रत्याशी हैं गोपाल जी, वो आप लोगों की बातों को गांव-गांव जाकर आप लोगों से समझेंगे, आप लोगों के बच्चों, आपके बच्चों की तकलीफ समझेंगे और उनको रोजगार दिलाने का काम करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी जब सत्ता में बैठी होगी तो हमारा फर्ज बनेगा कि आपके यहाँ के जितने भी युवा साथी हैं सबको रोजगार दिया जाए, ये हमारा वादा। साथियों, तीसरा मुद्दा महंगाई का, जिन पे आपको इनसे सवाल करना है। साथियों, महंगाई के नाम पर ये लोग बोलते हैं कि मुफ्त में राशन ले लो, तुम 500 रुपया में गैस का सिलेंडर ले लो। अब आप बताइए, क्या हम सब इतनी मेहनत करके जो कमाई करते हैं इसलिए कमाते हैं या अपने बच्चों को इसलिए पढ़ा लिखाते हैं कि हमें किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े, भीख मांगनी पड़े? बताइए, क्या हमारा समाज स्वाभिमानी समाज नहीं है? क्या हमारा राजपूत समाज, क्या हमारा दलित समाज, क्या हमारा गुर्जर जाट समाज इतना स्वाभिमानी है कि वो किसी के सामने हाथ फैलाए अपना खाने पाने के लिए? बताइए, आप लोग स्वाभिमानी लोग हैं कि नहीं? जब आप लोगों ने इनको सत्ता में बिठाया, इस वादे पे तो नहीं बिठाया था ना कि भाई मुफ्त में राशन दोगे, इसलिए बिठाया था कि यहाँ पे रोजगार के मौके दोगे ताकि हमारे बच्चे कमा लिखा के खुद खा सके, हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। परंतु ये बड़े लोग गर्व से बताते हैं कि हमने 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया है। 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया, इसका मतलब 80 करोड़ जनता को इन्होंने गरीबी रेखा से नीचे ढकेल दिया ताकि उन्हें अपने आप कमाने का वो जरिया ही खत्म कर रखा है। अब आप ही बताइए, क्या इसलिए हमने इनको सत्ता में बिठाया था? इसलिए हमारे समाज ने इनको, हरियाणा की जनता ने इनको सत्ता में बिठाया था कि हमारे लोगों को गरीबी रेखा से नीचे ढकेल दे? साथियों, ये लोग आपको फिर से वही टाइप के स्कीमें बताएंगे कि भाई मुफ्त में राशन ले लीजिए, 1 किलो नहीं 2 किलो ले लीजिए। परंतु अब आप लोगों को समझना होगा कि ये मुफ्त की राशन की कीमत क्या होती है। साथियों, जब आपको 1 किलो या महीने का जो राशन मिलता है, तेल अनाज मिला के इसकी कीमत जो ले दे के है वो 1000 रुपए से ऊपर की किसी भी सूरत में नहीं आती। आपको साल का 12,000 रुपए से ऊपर का राशन नहीं देते ये लोग। परंतु अगर आपके बच्चे को, आपके घर से किसी भी एक सदस्य को रोजगार दे देते तो वो कम से कम 25,000 रुपए की मिनिमम वेज कमाता, मतलब साल का 2.5 लाख रुपया। ये लोग आपको 12,000 का राशन देकर आपसे 2.5 लाख का आमदनी छीनने का काम करते हैं। ऊपर से एहसान जताते हैं कि भाई हमने तो तुम्हें राशन दिया है, तुम्हारा घर हमारी वजह से चल रहा है। अब आप ही बताइए, क्या कोई एहसान किया है? हमारे को ही हमारा वोट लेकर हमें लूटा, उसके बाद हमसे एहसान जताते हैं। ऐसे लोगों को हरियाणा में घुसने दोगे आप लोग? गुस्सा आता है कि नहीं? गद्दारी करी कि नहीं? धोखा दिया कि नहीं? तो ऐसे लोगों को दोबारा हरियाणा में नहीं घुसने देना, अपने असंध में घुसने नहीं देना। समय आ गया है यहाँ पर इनेलो बसपा को खड़ा करने का और अपने समाज को खड़ा करने का। साथियों, समय आ गया है। साथियों, एक तरफ ये भाजपा की ऐसी सरकार है, कांग्रेस वाले भी यही वादे करेंगे आपको, तो इनके बीच झांसे में नहीं आना है। साथियों, एक तरफ ये भाजपा और कांग्रेस वाले हैं जो ऐसे वादे कर रहे हैं और दूसरी तरफ इनेलो और बसपा की सरकार जो पार्टियां हैं, जो हम आप लोगों को जो हम बता रहे हैं कि भाई हमने इतनी नौकरियां दी हैं, हमने इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया है, हमने इतने सारे बच्चों को पढ़ाया लिखाया है। तो साथियों, ये आपको अपने पैरों पर खड़ा करने की नीतियां हैं। ये आप लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक समाज में इज्जतदार जिंदगी जीने का मौका देने का काम करना चाहती है बहुजन समाज पार्टी और इनेलो गठबंधन। साथियों, मेरी आप लोगों से बस यही अपील है कि आप सब, मेरी व खासकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की यही अपील है कि आप इस विधानसभा चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पे सावधान रहिएगा। आपका वोट बहुत कीमती है। आपका वोट कोई खरीद ना पाए, आपका वोट कोई लूट ना पाए, आपका वोट कोई किसी से पढ़ने से रह ना जाए। ध्यान रखिएगा, 5 अक्टूबर को आप लोगों को घर से निकल कर बूथ पर पहुंचकर वोट डालने जाना है। आप तो जाएंगे, आप अपने साथ 5 साथियों को लेके जाएंगे जिनसे आप वोट डलवाएंगे। मैं आप लोगों से दरखास्त करूंगा कि भाई किसी भी जाति बिरादरी, धन बल, मंदिर मस्जिद या किसी भी भावना आदि के नाम पर आपको कोई भटका ना ले, कोई दुरुपयोग ना करने आपके वोट का। क्योंकि साथियों, देश की हर महिला, पुरुष व युवा को
वोट देने का अधिकार परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अति महत्वपूर्ण देन है। मैं आप सभी से ये खास अपील करता हूं कि आप लोग यहाँ विधानसभा असंध में बसपा के उम्मीदवार श्री गोपाल सिंह राणा जी को चुनाव लड़ाकर यहाँ से जिताकर विधानसभा भेजने का काम करें और आने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ पर बसपा के सामने वाला बटन दबाकर, यानी हाथी के चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबाकर उन्हें भारी मतों से जिताए और यहां से चंडीगढ़ भेजने का काम करे, ताकि वापस पलट के जब वो आए तो आपकी सेवा में लग जाए, तुरंत ही आपकी सेवा में लग जाए। साथियों, ये मेरे साथ मैं दरखास्त करूंगा हमारे प्रत्याशी जी को ये लाइन दोहराने के लिए। सर, कर्म कसने का समय आ गया है, सत्ता छीन के का समय आ गया है, शासक बनाने का समय आ गया है। जय भीम, जय भारत। साथियों, आप लोग अपनी कमर कस लीजिए, आप लोग अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि सत्ता छीनने का समय आ गया है। ये आपकी ओर से सत्ता छीन के आपके हाथों में देने का काम करेंगे और अब पहली बार हरियाणा में यहाँ की जनता शासक बनेगी, यहाँ के समाज शासक बनेंगे, ना कि कोई और आपके ऊपर राज करेगा। जय भीम, जय भारत।